उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने है, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता, जिस भी विभाग के कार्मिक वहां तैनात थे, जो भी आया देश और दुनिया से, सबने उसकी तारीफ की, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। और केवल एक उसके लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था, पेंटोन ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकर्ड प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी। और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा है, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं। और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहां से बताते भी थे कि देखो यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग किया कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात यही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद, होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष, जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। ट्रेडिशन मेडिसिन की उन्होंने एक नई
पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वह अभी हमें कोसे, और यही होता था पहले। भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए एक गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया जुड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिसने महाकुंभ में आने के लिए रुचि न दिखाई हो। 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान हम देख रहे थे कि दुनिया के अंदर एक ही न्यूज थी और वह प्राइम न्यूज थी महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ तो यूपी के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हो रही थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक आयोजन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह सनातन धर्म से जुड़े हुए इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को। यानी ये चीजें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जब हम अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करके उसके प्रति थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो दुनिया उसके प्रति टूट पड़ती है, आह पड़ती है, और यही स्थिति आयुष के साथ भी जुड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति ये भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों के व्यापक अनुभव पर आधारित वह पद्धति है जो हमें केवल रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक संतुलित रूप से सुरक्षित रखने और हमारे आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। हम एक संतुलित दिनचर्या के माध्यम से अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसके एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है और हम उसका पालन करें। इसके लिए सामान्य रूप से सरकार ने अलग अलग जनपदों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ, पीलीभीत में यहां पर हम लोग आयुष की यहां पे निर्माणशाला का यहां पे उनके निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहां पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 शैय्या के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इससे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी जो संचालित हैं, और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यानी आयुष के क्षेत्र में जो एक कार्य है
आपके पास भी बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। याद रखना, हम केवल आयुर्वेद की टैबलेट पे ही विश्वास न करें। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, देसी पद्धतियां होंगी, उसके बारे में भी हमें जानकारी जुटानी चाहिए। तो ये जानकारी मिलेगी आपको पुराने वैद्यों के साथ मिलकर के, गांवों में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलकर के, जिसको हम दादी के नुस्खे के रूप में बोलते थे, या गांव के किसी बुजुर्ग के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की उपचार की पद्धति वहां पर अपनाई जाती थी। उसके पीछे कुछ तो रहा होगा। टैबलेट उसका एक रिफाइंड रूप है, लेकिन हमें उसके बारे में भी जानकारी लेकर के और उस ज्ञान को सुरक्षित करना होगा, देखना होगा कैसे ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और ये बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आप सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। मैं एक बात देखता हूं, सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि अगर आप किसी गाय को शहर की कोई ऐसी चीजें खिलाएंगे जो चीजें बहुत अच्छी स्वादिष्ट न हो, कोई इस प्रकार की चीजें हो जिसमें सड़ा गला सामान हो या कोई ऐसा खराब सामान हो, खा तो लेगी भूखे, लेकिन उसके दूध पे भी उसी प्रकार की महक आपको देखने को मिलेगी। आप मार्केट का चौकर जो बहुत क्वालिटी का ना हो खिलाएंगे, उसके दूध पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसी गाय को आप अच्छा चारा दे रहे हैं, अच्छा घास दे रहे हैं, अच्छा जो है उसको चौकर मिल रहा है, क्वालिटी का है, आप देखेंगे उसके दूध पर भी उसका असर वहां पे देखने को मिलता है। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको कभी महसूस कर सकते हैं। आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि जिस खेत में या जिस खेती में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है, उससे प्राप्त होने वाला अन्न व्यक्ति को बहुत आरोग्य रख पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमें इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। क्या प्राकृतिक खेती इसके विकल्प को प्रस्तुत करके लोगों की बचत का माध्यम बन सकता है? और इसको भी आज इस भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग मिशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, और हम लोग उसमें तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख हेक्टेयर लैंड को इसके साथ जोड़ रहे हैं। हमें बीमारी के उपचार के साथ साथ उससे ज्यादा उसके बचाव पर भी लोगों को बताना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, जीवन पद्धति के बारे में लोगों को इसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा। और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए योग एंड वेलनेस सेंटर, योग की विधा कोई अलग से विधा नहीं, एक नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति की अपने आप में एक योगिक दिनचर्या है। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे आहार लेना, वह बीमारी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान स्वतः ही करता है। और आप योग में भी देखते होंगे कि पहले 2 नियम तो यम और नियम ही है। ये यम और नियम यानी एक व्यवस्थित दिनचर्या का ही एक हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। और उस व्यवस्थित दिनचर्या के साथ अपने आप को जोड़ने की पद्धति, ये आयुष की जितनी भी पद्धतियां हैं वे सभी हम सबको उसके लिए प्रेरित करती है। हम लोग अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए मैं आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को, जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी ना करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये ना होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है, और देश की सेवा नारों से नहीं होती है।